वेलकम टू वीआईपीएम अकेडमी। आरएएस का जो पेपर हमारा संडे को होता है, इंग्लिश का सेक्शनल पेपर चल रहे हैं, उनका सोल्यूशन के लिए आज एक बार फिर से हम लोग जो है मिले। इस सेगमेंट में हम लोग पेपर 4 का सोल्यूशन करेंगे। 3 पेपर का सोल्यूशन ऑलरेडी आ चुका है, यूट्यूब पे चेक करें। और अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन के लिए आप लोग वीआईपीएम अकेडमी विजिट करेंगे रिद्धि सिद्धि पे, और ऑनलाइन के लिए आप डाउनलोड करेंगे वीआईपीएम अकेडमी एप्लीकेशन। वहां पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसके सोल्यूशंस मैं अवेल करवाती हूँ। अभी सेक्शनल पेपर चल रहे हैं और उसके बाद में आप लोगों के फुल लेंथ पेपर होंगे, उन सबका ही सोल्यूशन हम लोग करेंगे। वॉइस का जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये पेपर आपका 50 मार्क्स का हुआ था, क्योंकि सेक्शनल पेपर है। पेपर कोड और सारी डिटेल्स जो आपको भरनी होती है फर्स्ट पेज पे तो वही है। इस बार का जो पेपर था उसमें आई गेस मॉडल थे, उनको आपको डील करना था एरर के अंदर। तो फटाफट फटाफट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द एरर एंड रीराइट द सेंटेंस। आपको एरर ढूंढनी है और रीराइट करना है सेंटेंस को। आप लोग एरर ढूंढ के ऐसे करके ऐसे नहीं लिख के आएंगे, पूरा लिखेंगे, क्योंकि मेरे को सोल्यूशन करवाना होता है। मैं पूरा लिखूंगी, काफी टाइम जाएगा, इसलिए मैं तो फिर भी ऐसे करके करवा सकती हूँ कि यहाँ एरर है यहाँ लिख देना, लेकिन आपको तो पूरा ही लिख कर आना है वहां पे। इसलिए एक आध में मैं लिख भी दूंगी। जैसे व्हेन आई वॉज इन 5th ग्रेड, जब मैं किस में था, 5th ग्रेड में था, 5th क्लास में था। आई यूज टू राइड माई रेड बाइसिकल, मैं चलाया करता था। क्या चलाया करता था? अपनी लाल रंग की बाइसाइकिल चलाया करता था, साइकिल चलाया करता था। सर मॉडल होता है पास्ट हैबिट के लिए यूज्ड टू, यानी पास्ट की हैबिट अगर आपको दिखानी हो तो मॉडल होता है आपका यूज्ड टू। कौन सा मॉडल होता है? यूज्ड टू या फिर वुड मॉडल होता है। यहाँ पे क्या लिख दिया? यूज टू लिख दिया, तो ये तो गलत स्ट्रक्चर है। तो यहाँ यूज टू की जगह क्या होना चाहिए था? यूज टू। तो आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, व्हेन आई वॉज इन 5th ग्रेड, when I was in 5th grade, comma, I used to ride on माई रेड। ध्यान रखना, बाइसाइकिल हो, बस वगैरह हो, इनके लिए ऑन लगता है, यूज्ड टू। अच्छा, एरर जब भी लिखोगे इस तरह से उसके नीचे अंडरलाइन कर देना, ताकि उसको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े एरर ढूंढने में, तो उसके लिए एक इजी रहेगा। और जब आदमी अपने कंफर्ट में रहता है या चीजें उसको इजीली अवेलेबल रहती है तो उसका मूड अच्छा रहता है और आपके मार्क्स में हो सकता है कि एक आध नंबर का फर्क आ जाए। इसलिए ध्यान रखना, जो भी एरर ढूंढो इस तरीके से हाईलाइट जरूर कर देना उसको, ठीक है। चलिए अगला है, आई वर्कड हार्ड सो दैट आई माइट सक्सेस। इस सेंटेंस में आपको क्या करना है? मैंने क्या किया था? बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम किया था। क्यों किया था? ताकि मैं पास हो सकूं। भैया बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम किया था ताकि मैं पास हो जाऊं भी होता है, और ताकि मैं पास हो सकूं भी होता है। तो देखो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे कुड भी सही है और यहाँ पर माइट भी सही है, दोनों ही सही है। इस केस में आपको कोई भी एरर दिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको ये देखना चाहिए था कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो एरर आपको ढूंढनी थी। बच्चा क्या होता है, यहाँ देखकर सोच लेता है कि यार मैम ने बोला था सो दैट के साथ में तो मे भी सही होता है, माइट भी सही होता है, पास्ट की सिचुएशन है तो माइट भी सही लग रहा है। फिर बच्चा ये सोचता है कि कैन भी सही होता है, कुड भी सही होता है, पास्ट की सिचुएशन है तो कुड भी आ सकता है। यहीं तक सोच के वो सोचता है यार कोई एरर है नहीं और मेरे बस का नहीं है। जबकि बेसिक नियम होता है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पे आई वर्कड हार्ड, मैंने बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम किया ताकि मैं सक्सेसफुल हो सकूं। या तो देखो ये सक्सेस तो क्या है सर, ये नाउन चाहिए थी वर्ब, तो या तो ये लिखते माइट सक्सीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सक्सीड, स्पेलिंग चेक करना, या फिर माइट बी सक्सेसफुल, माइट बी सक्सेसफुल, या माइट हैव सक्सेस। ये तीनों मैंने किस तरीके से लिखे हैं? सर ये तो वर्ब है तो माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आ जाएगी। अगर मुझे एडजेक्टिव लिखना था तो मैंने बी फॉर्म लगा दिया ताकि लिंक क्रिएट हो जाए, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है। और अगर मुझे नाउन लगानी है तो मुझे बीच में वर्ब देनी पड़ेगी, मैंने रखने के लिए हैव वर्ब दे दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। कि अब तीनों का अर्थ ऑलमोस्ट सेम ही है कि मैंने कठिन परिश्रम किया ताकि मैं पास हो सकूं, ताकि मैं सफल हो सकूं, ताकि मैं सफलता रख सकूं। बात एक ही होती है तीनों की। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ भी लिखो, लेकिन एडजेक्टिव लिखते तो बी लगाना पड़ता, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड, इस तरीके से चलती है फॉर्म्स, या फिर हैव सक्सेस रखना पड़ता। तो ये इसमें एरर थी और यहाँ पे आपको माइट सक्सीड करना था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना था। चलिए अगला है, डोंट डिपेंड ऑन राजू फॉर ही विल ऑलवेज लेट्स यू डाउन। तो पूरा आप तो पूरा लिखेंगे, मैं आपको जो है बस एरर ढूंढ ढूंढ के बता रही हूँ। डोंट डिपेंड ऑन राजू, राजू पर डिपेंड मत होना। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इंपैरेटिव सेंटेंस है, पोस्टमार्टम मेथड से करेंगे।
फॉर देखो, फॉर जब प्रेपोजिशन हो तो उसका मतलब होता है के लिए, यहां दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, फॉर यहां पे कंजंक्शन है, इसका मतलब है क्योंकि। क्योंकि सर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है फॉर, क्योंकि। तो डोंट डिपेंड ऑन राजू, राजू पे क्या हो, डिपेंड मत हो। क्यों मत हो? क्योंकि ही विल ऑलवेज लेट्स यू डाउन, वो हमेशा आपको लेट डाउन करेगा और हमेशा आप लोगों को, आपको जो है लो फील करवाएगा, आपको निराश करेगा। लेट डाउन मतलब निराश करेगा। तो सर विल के बाद, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, या लेट होना चाहिए था, लेट्स नहीं होना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन है, आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। जब मैं 5 साल का था तो मैं तेज स्विम कर सकता था। अरे पास्ट की एबिलिटी है तो पास्ट में लिखो, कैन की जगह क्या लिखना था सर, कुड लिखना था, और इसी के साथ में ये सही हो गया। क्लियर है यहां तक? अगला देखिए 5 नंबर, द कंट्री हैज टू स्ट्रगल। अरे सबसे बेसिक नियम है और उसी पे क्वेश्चन डायरेक्टली आता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मॉडल में ले देखिए 3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं, या तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या मॉडल इन पास्ट, या फिर किस मॉडल का कहाँ यूज होगा, बस यही तो है। तो यहाँ देखो हैज टू स्ट्रगल नहीं, हैज टू स्ट्रगल, क्योंकि मॉडल है हैज टू, इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, बहुत बेसिक एरर हो सकती है कि कंट्री को करना पड़ता है क्या, स्ट्रगल, किसके साथ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स किसकी, चाइल्ड लेबर की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ में कंट्री को सफर करना पड़ता है। अगला है, रवि कैनॉट कम टू द मीटिंग एज ही वॉज नॉट वेल। अब देखो ये क्या कह रहा है कि रवि जो है वो मीटिंग में नहीं आ सकता है क्योंकि वो वेल नहीं था। अरे जब पास्ट में बीमार हो रहा था, पास्ट में वेल नहीं था, पास्ट में अच्छा नहीं था, तो पास्ट में ही तो नहीं आया होगा मीटिंग में। तो यहाँ कैन नॉट या कुड नॉट, तो यहाँ पे होना चाहिए था कुडंट या फिर कुड नॉट। तो आंसर सही हो जाता कि भैया पास्ट में बीमार था, इसका मतलब पास्ट में नहीं आया मीटिंग में, तो पास्ट की इनएबिलिटी थी उसकी, उस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ आंसर कुडंट होना चाहिए था। अगला देखिए, यू शुड, अच्छा एक और ऊपर, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस अबाउट द मीटिंग अर्लियर सो वी कुड हैव प्रिपेयर्ड बेटर। देखो क्या लिख रखा है, we should had informed us about the meeting earlier, we should had informed। सर मॉडल पास्ट में जाता है, मॉडल में पास्ट में जाने का तरीका होता है शुड के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है मॉडल इन पास्ट। शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड मतलब करना चाहिए था, शुड डू मतलब करना चाहिए, शुड हैव डन मतलब करना चाहिए था, यानी पास्ट का सजेशन, कोई ऐसा काम जो करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया है। तो ही शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, उसको मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था, किसके बारे में, मीटिंग के बारे में, कब, अर्लियर, पहले ही। सो वी कुड हैव प्रिपेयर्ड बेटर, ताकि हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते थे। तुमने किया क्या, नहीं, इसलिए तुम कह रहे हो कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ताकि मैं अच्छे से प्रिपेयर कर सकूं। दोनों ही तरफ मॉडल पास्ट के अंदर है। अगला देखिए, वी शुड टू रीड द न्यूज़पेपर रेगुलरली इफ यू वांट टू बी वेल इन्फॉर्म्ड। अगर तुम वेल इन्फॉर्म्ड बनना चाहते हो, वेल इन्फॉर्म्ड मतलब सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में, अवेयर पर्सन बोल सकते हो, तो आपको न्यूज़पेपर को डेली पढ़ना है। सर शुड के साथ में टू नहीं आता, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन शुड प्लस वर्ब फर्स्ट होना चाहिए था, तो या तो शुड रीड, और मैं कह रही हूँ वेल इन्फॉर्म होने के लिए स्ट्रॉन्ग सजेशन हो तो मस्ट रीड भी हो सकता है। आप नॉर्मल सजेशन देना चाहते हो तो ऑट टू भी लिख सकते हो। एक बच्चा सोच रहा है कि मैम ऑट टू तो मॉरल सजेशन के लिए होता है, तो आप इसमें क्यों बता रहे हो? सर नॉर्मल सजेशन में भी ऑट टू आता है, खुद ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, शुड ऑप्शन में नहीं था, ऑट टू भी आ सकता है। अगर ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है तो या तो शुड रीड, मस्ट रीड, स्ट्रॉन्ग सजेशन है, ऑट टू रीड, और बहुत ज्यादा ऑब्लिगेशन होता तो हम हैव टू रीड लगाते, पर उसकी यहाँ कोई ऐसा अभी जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? चलिए अगला देखिए, क्योंकि मॉडल मूड से चलते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें वेरी कर सकती है, चेंजेस हो सकते हैं। थैंक यू, व्हाट अ लवली नेकलेस, यू नीड नॉट बाय सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। आप क्या बोल रहे हो? थैंक यू बोल रहे हो, किस चीज के लिए? व्हाट अ लवली नेकलेस, वाओ कितना अच्छा नेकलेस आपने दिया है, थैंक यू, और उसके लिए बोल रहे हो। लेकिन आपको इतना महंगा गिफ्ट खरीदने की जरूरत नहीं है या जरूरत नहीं थी? एक तो है जरूरत नहीं है और एक है जरूरत नहीं थी। जरूरत नहीं थी, इस बार मॉडल इन पास्ट का ही क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में RS 23 के अंदर। ये क्या कह रहा है? थैंक यू, इतने अच्छे नेकलेस के लिए थैंक यू, लेकिन आपको इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट खरीदने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि गिफ्ट तो खरीद लिया है, काम तो हो गया है। सजेशन किसके लिए? पास्ट के लिए, तो मॉडल कहाँ जाएगा? पास्ट में। तो नीड नॉट बाय नहीं, नीड नॉट हैव बॉट, यानी मॉडल पास्ट में कैसे जाएगा? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में। क्लियर है क्या? तो नीड नॉट हैव बॉट यहाँ पर होना चाहिए था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। Vipul was unhappy because he would not attend the meeting of his
फ्रेंड यस्टरडे। विपुल क्या था, अनहैप्पी था क्योंकि वो अपने दोस्त की मीटिंग अटेंड नहीं कर सका, नहीं किया होगा, नहीं कर सका, इनएबिलिटी है ना, अक्षमता है, वो नहीं ऐसा कर सका, उसकी क्षमता में नहीं था, तो यहाँ पे कुड आएगा, वुड नहीं आएगा। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, भानु प्रॉमिस दैट he would have come earlier today but he has not arrived yet। ये क्या कह रहा है कि भानु ने क्या किया था, प्रॉमिस किया था क्या, कि वो आज जल्दी आएगा, वो आज जल्दी आएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है। अरे आना कब था उसको, आज या पास्ट में, आज आना था, तो आप मॉडल को पास्ट में क्यों ले जा रहे हो। भानु प्रॉमिस दैट ही वुड कम टुडे, मॉडल को पास्ट में तब ले जाया जाता है जब पास्ट के लिए आपको सिचुएशन रखनी हो। आप तो क्या कह रहे हो, भानु ने वादा तो पास्ट में किया था, और वादा पास्ट में किया था इसीलिए तो विल की जगह यहाँ वुड लगा रहे हैं। भाई आएगा तो फ्यूचर में, लेकिन विल की जगह वुड क्यों लगाए, क्योंकि उधर वादा पास्ट का था, तो नियम ये कहता है सीक्वेंस ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग कि उधर अगर पास्ट है तो पड़ोसी के घर में भी पास्ट रखो, तो विल का पास्ट वुड हो जाएगा। तो भानु ने प्रॉमिस किया था कि वो आज आएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया है, तो आप पास्ट में क्यों ले जा रहे हो मॉडल को, ये पास्ट में नहीं जाएगा, तो ही वुड कम टुडे बट ही हैज नॉट अराइव्ड येट। अगला क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, बट कोई बात नहीं, देखते हैं एरर क्या है। परहैप्स द मोस्ट पावरफुल मैथमेटिशियन of ancient India, Brahmagupta, would not able to do such dazzling work without having been influenced by the idea। देखो एरर तो मिल ही गई है, कैसे पता चला भाई, मॉडल की एरर है, और मॉडल की एरर वहां दिख ही रही है, साफ साफ दिख रही है, आपको क्या पता दिखी नहीं दिखी। क्या कह रहा है, परहैप्स का मतलब होता है शायद, परहैप्स मतलब शायद, द मोस्ट पावरफुल मैथमेटिशियन ऑफ एंशिएंट इंडिया, शायद इंडिया के जो सबसे ज्यादा पावरफुल मैथमेटिशियन है ब्रह्मगुप्त, वुड नॉट एबल, सर मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एडजेक्टिव नहीं आ सकता, तो यहाँ लिंकिंग वर्ब डालनी थी एडजेक्टिव से पहले, वुड नॉट बी एबल, यानी इंडिया के सबसे अच्छे, क्या जो भी वर्ड लिख रखा था, कैसे मैथमेटिशियन है इंडिया के, एंशिएंट इंडिया के ब्रह्मगुप्त, वो एबल नहीं होंगे, योग्य नहीं होंगे, किस चीज के, टू डू, करने के, क्या करने के, सच डैजलिंग वर्क, इतना शानदार काम करने के, इंडिया के सबसे पावरफुल जो है, शायद इंडिया के सबसे पावरफुल मैथमेटिशियन इस तरह का काम करने के योग्य नहीं होंगे, किसके बिना, विदाउट हैविंग बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडियाज ऑफ इस ओन टीचर, यानी ऐसा काम करने के योग्य नहीं होंगे, किसके बिना, उन आइडियाज के बिना, कौन से, किन लोगों के इन्फ्लुएंस के बिना, भैया उन लोगों के इन्फ्लुएंस के बिना जो उनके खुद के टीचर्स है, यानी टीचर्स के, अपने खुद के गुरुओं के आइडियाज के बिना इस तरह के शानदार काम तो ब्रह्मगुप्त जी भी नहीं कर सकते। इन पर्टिकुलरली आर्यभट्ट, और उसमें भी आर्यभट्ट की बात कर रहे हैं, द पायनियर लीडर ऑफ द इंडियन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि क्या थे, आर्यभट्ट क्या थे, पायनियर लीडर, यानी अग्रणी, सबसे पहले लीडर थे इंडियन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के, यानी कहने का मतलब है ब्रह्मगुप्त जैसे महान जो मैथमेटिशियन थे वो भी इतने शानदार काम नहीं कर सकते थे अगर उन्होंने प्रेरणा नहीं ली होती, किससे, आर्यभट्ट जैसे पुराने साइंटिस्ट के आइडियाज से। अगला है, शी एंड डैड वुड हैड लव्ड अमित, अरे उसने और डैड ने अमित को लव किया होगा, तो मॉडल पास्ट के अंदर जा रहा है, तो वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड, इतना ही लिखना था, ये 2-2 4-4 बार लिखकर भी एरर डाली है, तो यहाँ पे वुड हैव लव्ड, यानी उसको और डैड को जो है अमित पसंद आया होगा। चलो अगला देखो, They feared to spare him lest he would report the matter to the king। उसने क्या किया होगा, वो डर गए थे। स्पेयर मतलब देखो, एक तो स्पेयर का मतलब है खाली रहना, एक स्पेयर का मतलब होता है मुक्त करना, तो वो डर गए थे उसको मुक्त करने से कि कहीं, लेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो कि वो रिपोर्ट कर दे, राजा को बता दे, किस बारे में, मैटर के बारे में राजा को बता दे, शिकायत कर दे, इसलिए वो डर रहे थे उसको छोड़ने में। तो लेस्ट के साथ में तो क्या आता है, शुड आता है सर, वुड नहीं आता। और लेस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो राजा को जाके बता दे, तो कहीं ऐसा ना हो वाला सेंस कौन देता है, लेस्ट देता है, कहीं ऐसा ना हो। चलिए, इफ यू प्रैक्टिस रेगुलरली यू शुड बिकम, नहीं यू वुड बिकम, ये कंडीशनल सेंटेंस में भी आता है, वुड का यूज में भी बताते हैं कि इधर अगर आपके
देखो ये तो प्रेजेंट ही है ना, तो प्रेजेंट ही है तो इधर तो विल भी आ जाएगा। इफ यू प्रैक्टिस रेगुलरली यू विल बिकम एन एक्सपर्ट इन सब्जेक्ट। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे रेगुलरली तो तुम बनोगे क्या, एक एक्सपर्ट किसमें, सब्जेक्ट में। तो फ्यूचर आपका कंडीशनल है, फ्यूचर कंडीशनल का नियम ये कहता है कि आप जो है अप्रोप्रिएट चीज लगा सकते हो, शुड नहीं लग सकता, यहाँ विल लगा सकते हो, कैन भी लगा सकते हो, कि अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो तुम सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बन सकते हो, तुम सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनोगे, और पॉसिबिलिटी का केस हो तो मे भी लग सकता है। यहाँ वुड इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इधर प्रेजेंट की सिचुएशन है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर जो है फ्यूचर कंडीशनल बनाते हैं। अगला है ही इज ओवर 80, वो 80 के पार है, एंड डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस। अरे 80 के पार है तो हिम्मत नहीं करेगा या फिर पढ़ नहीं सकता, ही कैन नॉट रीड, वो पढ़ नहीं सकता। डेयर का मतलब तो होता है हिम्मत करना, डेयर नॉट मतलब हिम्मत ना करना। सर मॉडल है, डेयर नॉट, नीड नॉट, दोनों मिलके मॉडल बनते हैं, डेयर नॉट, नीड नॉट, ये दोनों क्या है, मॉडल है। ठीक है क्या, चलो पक्का। अब अगला देखेंगे, he is able to finish the task so he should to do it on time। वो योग्य है, किसके योग्य है, टास्क को पूरा करने के योग्य है, इसीलिए उसको करना चाहिए। ही शुड डू इट ऑन टाइम, तो ये बीच में टू किस काम का है, शुड डू लिखना चाहिए था मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शी माइट वेंट टू द टेम्पल टुमारो, अरे शी माइट के साथ में मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शी माइट गो। ये वाला ही क्वेश्चन ज्यादा पूछा है जिसमें मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन इसको भी केयरफुली आपको डील करना था बड़े सेंटेंसेस में स्पेशली। चलिए अगला है, ही डेयर्स नॉट टू चैलेंज द लॉ। ही डेयर्स नॉट, अरे डेयर नॉट क्या होता है, खुद मॉडल होता है, डेयर नॉट मॉडल होता है, डेयर मेन वर्ब भी होती है लेकिन नॉट के साथ में मॉडल बनता है। डेयर नॉट हो चाहे नीड नॉट हो, इनके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। डेयर नॉट टू चैलेंज नहीं, डेयर्स नॉट चैलेंज, यहाँ पे टू लगाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसके बाद में। वो हिम्मत नहीं करता है किसकी, चैलेंज करने की, किसको, लॉ को चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता है। दे मस्ट हैव वेंट टू, अरे दे मस्ट हैव, मॉडल, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ वेंट है जबकि क्या आना चाहिए, गॉन। छोटा सा क्वेश्चन है, एरर छोटी सी है बट देख के आदमी घबरा जाता है। दे मस्ट हैव गोन टू द एयरपोर्ट, उनको जाना चाहिए था किस पे, एयरपोर्ट पे, बाय नाउ, अभी तक उनको जो एयरपोर्ट पे पहुंच जाना चाहिए था, चले जाना चाहिए था, और दे वुड हैव कॉल्ड अस, या फिर उनको हमें कॉल कर देना चाहिए। या ऐसा कह रहा है कि दे मस्ट हैव वेंट टू द एयरपोर्ट बाय नाउ और दे वुड हैव कॉल्ड अस, या तो वो क्या है कि उनको जो है एयरपोर्ट पहुंच जाना चाहिए था या फिर हमें कॉल कर देना चाहिए था, क्योंकि मस्ट आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग सजेशन के लिए भी आता है। अब आ जाइए आगे, अब अपने को क्या करना है सर, ये क्या क्वेश्चन है, आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, यानी शायद फ्रेजल वर्ब्स हैं, और फ्रेजल वर्ब्स में से आपको दो में से एक चूज करनी है। ये क्वेश्चन किसका है, ये है फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है। फ्रेजल वर्ब में से दो में से एक को चूज करना है। इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स आपको दी गई हैं, देखो देखें, द मैनेजर डिसाइडेड टू कॉल ऑफ या पुट अप द मीटिंग ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, यानी अनफोर्सीन यानी ऐसे अप्रत्याशित कारणों की वजह से मैनेजर ने डिसाइड किया मीटिंग को कैंसिल करने का। तो बिल्कुल सही है, यहाँ आंसर होगा सर कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, जबकि जो है आपका पुटअप, पुटअप का मतलब तो रेज करना होता है, पुटअप का मतलब तो होता है उठाना, रेज करना, जैसे पुटअप अ क्वेश्चन रेज करने के लिए यूज किया जाता है यूजुअली। क्लियर है क्या, चलिए यहाँ कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल है, क्योंकि मीटिंग को आदमी उठाएगा तो नहीं, डिसाइड करा है तो मीटिंग को उठाने का नहीं, मीटिंग को कैंसिल करने का, क्योंकि आगे लिख रखा है ड्यू टू, के कारण से, किसके कारण से, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस के कारण से। अगला है, द किड्स वर मेकिंग टू मच नॉइज, बच्चे बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे, सो देयर मदर told them to keep down या put off। अभी बताया था put off का मतलब मम्मी उनको कैंसिल करने के लिए बोलेगी या शांत रहने के लिए, तो quiet down का मतलब होता है शांत रहना, बिल्कुल सही है। और put off का मतलब तो अभी बताया था कैंसिल ऊपर वाले के अंदर, तो आंसर कौन सा होगा, मम्मी ज्यादा शोर कर रहे थे तो चुप रहने के लिए बोलेगी या कैंसिल करने के लिए, सर चुप रहने के लिए, quiet down। अगला है, शी हैड टू पुट ऑफ या पुट ऑन हर वेकेशन बिकॉज ऑफ वर्क कमिटमेंट्स, उसको अपने वेकेशन को, बार बार 3 बार आ गया है, उसको अपने वेकेशन को क्या करना पड़ा, कैंसिल करना पड़ा, क्यों, वर्क कमिटमेंट्स की वजह से, उसके पास वर्क की जिम्मेदारियां होंगी, इसकी वजह से उसको कैंसिल करना पड़ा। पुट ऑफ बिल्कुल सही है। पुट ऑन का मतलब लिख लो, पूछा जाता है, पुट ऑन का मतलब होता है या तो पहनना या चालू करना, जैसे कपड़े वगैरह को पहनते हैं ना तो उसको बोलते हैं पुट ऑन, पुट ऑन मतलब पहनना, वेयर, वेयर वाला केस होता है। एक पुट ऑन का मतलब होता है चालू करना, स्टार्ट करना, कोई गैजेट वगैरह है उसको पुट ऑन चालू करना, पुट ऑन द स्विच, स्विच को चालू करना, ठीक है क्या, और पुट ऑन द ड्रेस, ड्रेस को पहनना, दोनों ही पुट ऑन होते हैं। पुट ऑफ ध्यान रखना, कैंसिल करना, और पुट ऑन भी ध्यान रखना। अगला है,
आफ्टर वीक्स ऑफ ट्रेनिंग, कई वीक्स की ट्रेनिंग के बाद में ही फाइनली, वो अचानक से क्या है, ही द करेज टू प्रपोज, कई सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद में उसने क्या किया भैया, प्रपोज करने के लिए जो करेज है उसको क्या किया, बिल्डअप किया या केम अक्रॉस, बिल्डअप किया मतलब तैयार किया, उस करेज को तैयार किया। बिल्डअप का मतलब क्या होता है, तैयार करना, और केम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक से मिलना। लिखो, यस्टरडे आई केम अक्रॉस सलमान खान, इसका मतलब मैं अचानक से सलमान खान से मिली। ठीक है, अचानक से मिलना किसी से, केम अक्रॉस। न्यूज वगैरह के अंदर भी ऐसा आता है ना, और सडन कोई चीज पता चलती है तो उसके लिए, या मिलते हो तो। ही रेन इनटू या टुक आफ्टर एन ओल्ड फ्रेंड वाइल शॉपिंग एट मॉल। रेन इनटू का मतलब होता है सामने अचानक से आ जाना। एक होता है ना रेन इनटू मतलब सामने, आमने सामने आना। रेन इनटू का मतलब, रन इनटू का मतलब क्या होता है, आमने सामने आना, आमने सामने आना। तो टुक आफ्टर का मतलब लिखो, एक तो होता है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। एक होता है टेक आफ्टर, एक क्या होता है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब होता है सदृश दिखना, समान दिखना। जैसे आई टेक आफ्टर माई मदर, मैं अपनी मम्मी जैसी दिखती हूँ। और लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। यहाँ पे ओल्ड फ्रेंड की जैसे दिखेगी तो नहीं शॉपिंग मॉल में, कि ऐसा हो कि शॉपिंग मॉल में फ्रेंड जैसी दिखने लग जाए, नहीं, अचानक से दोस्त से मिली, तो केम अक्रॉस का सिनोनिम मान सकते हो एक तरह से। द न्यू लॉ विल गो इनटू इफेक्ट या गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब तो होता है अच्छे रिश्ते रखना, गेट अलोंग, अच्छे संबंध बनाए रखना। गेट अलोंग सुना भी होगा आप लोगों ने, अच्छे संबंध बनाए रखना, गेट अलोंग, वी विल गेट अलोंग, यानी आगे भविष्य के अंदर अच्छे से रहेंगे। और गो इनटू इफेक्ट मतलब लागू होना, वैसे भी इफेक्ट से भी समझ ही रहे होंगे कि नया कानून लागू होगा या अच्छे संबंध बना के रखेगा, लागू होगा, लागू होना। ठीक है क्या, तो न्यू लॉ जो है वो लागू होगा कब से, अगले महीने भैया, वो इफेक्ट में आ जाएगा, लागू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29। शी ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ या गिव्स इन हर लिटिल ब्रदर व्हेन देयर पेरेंट्स आर अवे। जब पापा मम्मी दूर होते हैं तो वो बच्चे की क्या करती है, टेक केयर करती है, बच्चे का ध्यान रखती है, ध्यान रखना। इसके अलावा एक क्या है, गिवन। गिवन का मतलब तो होता है घुटने टेकना, गिवन का मतलब क्या होता है, घुटने टेक देना। तो उनका ध्यान रखती है, घुटने टेकती है, उनका ध्यान रखती है। अगला है द कंपनी हैड टू ले ऑफ या चेक आउट मैनी एम्प्लॉयज ड्यू टू फाइनेंशियल लॉसेस। कंपनी को फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से कई सारे जो एम्प्लॉयज है उनको ले ऑफ करना पड़ा। देखो ले का मतलब होता है किसी चीज को आप बोलते ना कि रखने के सेंस के अंदर यूज किया जा सकता है। ठीक है, बट आप ये ध्यान रखना कि यहाँ ले ऑफ है, ऑफ सेपरेशन को दिखाता है, यानी उस कंपनी के अंदर उन एम्प्लॉयज को कंपनी से दूर कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, यानी निकाल देना, निकाल देना, फायर कर देना। तो कंपनी को करना पड़ा, कुछ लोगों को निकालना पड़ा, क्यों, फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से। चेकआउट तो आप जानते हो होटल वगैरह से चेकआउट चेक इन होता है ना, होटल वगैरह से बाहर निकल जाना, जो भी फॉर्मेलिटीज है उनको करके। ठीक है, आई कांट मेक आउट या गिव अप व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है मेक आउट। मेक आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ, अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ, किसी चीज के अर्थ को समझने के लिए आता है मेक आउट। और गिव अप का मतलब क्या होता है सर, गिव अप का मतलब होता है क्विट, त्याग देना। गिव अप का मतलब क्या होता है, क्विट या त्याग देना। जैसे गिव अप स्मोकिंग, तो स्मोकिंग करना छोड़ दिया है। ऐसे मेक आउट का मतलब होता है अर्थ, किसी चीज के सेंस को पता कर लेना। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, शी केम अप विद या टर्न्ड इनटू अ ग्रेट आइडिया। केम अप विद मतलब आगे आना, केम अप मतलब किसी चीज के साथ में आगे आना, आगे आना या लाना, प्रस्ताव रखना, प्रस्ताव रखना, आगे आना किसी चीज के साथ में। तो वो लाई, क्या लाई भैया, एक ग्रेट आइडिया का प्रस्ताव लाई साइंस प्रोजेक्ट के लिए, बिल्कुल सही है। और टर्न्ड इनटू का मतलब तो चेंज होता है, किसी दूसरी चीज के अंदर टर्न हो जाते हो, चेंज हो जाते हो, तो टर्न इनटू। क्लियर है क्या। इसके बाद में चलो ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस है। जैसे ही बॉस जो है किसके अंदर आए, ऑफिस के अंदर आए, सबने अपना काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही बॉस आए, तो मैंने पहले भी बताया है कि ये जैसे ही के लिए आप एज सुन एज भी लगा सकते हो, आप नो सूनर देन भी लगा सकते हो, आप हार्डली वेन भी लगा सकते हो, सारे ही सही है।
क्लासरूम में पढ़ाती हूँ तब बताती हूँ, इनसे किसी से भी बना सकते हो। तो जैसे ही बॉस ऑफिस के अंदर आया, एज सून एज से बना सकते हो, एज सून एज द बॉस ऑफिस के अंदर आए, एंटर्ड लिख दू, एंटर के साथ इनटू मत लगाना, एंटर्ड द ऑफिस, एज सुन एज द बॉस एंटर्ड द ऑफिस। एज सुन एज नहीं लिखती तो नो सूनर, नो सूनर डिड द बॉस एंटर द ऑफिस, क्योंकि नो सूनर इन्वर्जन करवाता है इसलिए डिड आगे आ जाएगा, तो नो सूनर डिड द बॉस एंटर द ऑफिस हो जाएगा। उससे भी बन सकता है, जिससे आपको अच्छा लगे उससे बना सकते हो। क्लियर है क्या? चलिए, तो एज सुन एज द बॉस एंटर्ड द ऑफिस, सबने अपना काम शुरू कर दिया, एवरीवन, सबने, एवरीवन स्टार्टेड, शुरू कर दिया क्या, एवरीवन स्टार्टेड काम करना, स्टार्टेड देयर वर्क भी या स्टार्टेड डूइंग देयर वर्क, कुछ भी लिख सकते हो, देयर वर्क भी लिख सकते हो, डूइंग देयर वर्क भी लिख सकते हो। सभी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। क्लियर है क्या? चलिए, यद्यपि या हालांकि यह बात नियम के विरुद्ध थी, तथापि जज ने दयापूर्वक इसका आदेश दिया। यद्यपि के लिए ऑल्दो लगा दो, दो लगा दो, हाउएवर मत लगाना, हाउएवर जो है रिजल्ट कंट्रास्ट में आता है और ये बेस कंट्रास्ट में आते हैं। ऑल्दो या दो, यद्यपि एक बात नियम के विरुद्ध थी, यह बात के लिए या तो इट लिख दो, है ना, या दिस, वैसे इट ही लिखा जाता है किसी बात के लिए, आप लिखोगे दिस थिंग या कुछ ऐसा, बट यह बात, कोई भी बात हो उसके लिए इट लिख दो डायरेक्टली। ऑल्दो या दो इट वॉज अगेंस्ट, इट वॉज अगेंस्ट द लॉ, ये किसके खिलाफ था, लॉ के खिलाफ था। तथापि के लिए चाहो तो यहाँ पे यट लिख सकते हो, बट मत लिखना, यट लिख भी सकते हो और हटा भी सकते हो, लेकिन यट के अलावा कुछ और मत लिखना। ऑल्दो इट वॉज अगेंस्ट द लॉ यट द जज, जज ने क्या किया, दयापूर्वक इसका आदेश दिया, जज दयापूर्वक, मर्सी ली, मर्सी के साथ में, दया के साथ में, आप चाहो तो विद मर्सी भी लिख सकते हो। द जज ऑर्डर्ड इट, भाई मर्सीली नहीं लिखो तो ऑर्डर्ड इट, इसका आदेश दिया, ऑर्डर्ड इट भी लिख सकते हो, या वर्डिक्ट वर्ड होता है, गेव द वर्डिक्ट, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, विद मर्सी। ठीक है, चलिए अगला है, आपको अपनी वार्तालाप की कुशलता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि आप अपने करियर में बेहतर विकास, आगे क्या लिख रखा है, रुक जाइए भैया एक मिनट, आपको आपकी वार्तालाप की कुशलता, पहले तो इन शब्दों के अर्थ सोचना, उसके बाद में आगे देखना जो भी करो। हाँ, आपको आपकी वार्तालाप की कुशलता बढ़ाने की आवश्यकता है, आवश्यकता है मतलब तुम आवश्यकता रखते हो, यू नीड, आप आवश्यकता रखते हो किसकी, बढ़ाने की, यू नीड टू इंक्रीज, क्या बढ़ाना है, कुशलता, कुशलता का मतलब क्या होता है, कुशलता का मतलब एबिलिटी, आप उसमें अच्छे हो, यू नीड टू इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ, द एबिलिटी ऑफ आपके वार्तालाप, योर कन्वर्जेशन, योर कन्वर्जेशन, यू नीड टू इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ योर कन्वर्जेशन, आपको अपनी वार्तालाप की वो बनानी है, क्या बढ़ानी है, एबिलिटी, सो दैट, ताकि आप अपने करियर में बेहतर कर सके, सो दैट यू कैन डू बेटर, आप बेहतर कर सके, यू कैन डू बेटर, किसमें, इन योर करियर। अच्छा क्या लिख रखा है, वापस से देखो, आप अपने करियर में बेहतर विकास कर सके, सो यू कैन डेवलप बेटर, कर सके नहीं, विकास कर सके, तो यू कैन डेवलप बेटर से बना सकते हो, यू कैन डेवलप बेटर इन योर करियर। चलो, जब से मेरी परीक्षा की तारीख घोषित हुई है तब से मुझे नींद नहीं आ रही है, जब से ऐसा हुआ है तब से ये नहीं हो रहा है। सर सिंस का क्वेश्चन है, सिंस का मतलब जब से भी होता है, आप लोगों ने सिर्फ टाइम वाला सिंस देखा है, तब से मुझे नींद नहीं आ रही है, आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग, या सो नहीं पा रहा हूं अच्छे से, या आई हैव नॉट बीन एबल टू स्लीप, एबल टू स्लीप, नींद नहीं आ रही है मतलब उसके सोने के योग्य नहीं हूं, या आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग भी लिख सकते हो, एबल टू स्लीप, कब से, सिंस, जब से मेरी परीक्षा की तारीख घोषित हुई है, सिंस द डेट ऑफ माई एग्जाम, द डेट ऑफ माई एग्जाम
was announced. The date of my exam was announced. तो जब से मेरे परीक्षा की तारीख घोषित हुई है तब से मुझे नींद नहीं आ रही है. क्लियर है. अगला देखिए, जहां तक मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से जीना चाहती हूँ. तो जहां तक ये चीजें लिखी हुई होती है ना, जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मेरी मम्मी का सवाल है, तो उसके लिए लिखा जाता है एज फार एज द पर्सन जिसके बारे में बात कर रही है इज कंसर्न. कंसर्न का मतलब संबंधित भी होता है, रिलेटेड भी होता है, और कंसर्न का मतलब चिंतित भी होता है. डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में आप लोग लगा रहे हो. तो जहां तक मेरी जिंदगी का सवाल है, एज फार एज माई लाइफ इज कंसर्न या आई एम कंसर्न, मेरी लाइफ का सवाल है, मेरी लाइफ की बात चल रही है, उससे रिलेटेड चीजें हैं. मैं अपनी मर्जी से अपना जीवन जीना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू लिव, आई वॉन्ट टू लिव क्या जीवन ना, माई लाइफ अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू मेरे अनुसार जीना है भैया मुझे. क्लियर है क्या? चलो बन गया ट्रांसलेशन. इसके बाद में क्या दे रखा है? इसके बाद में दे रखे हैं आपको पैराग्राफ राइटिंग. पैराग्राफ में तो मैं डिटेल में भी पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. एप्लीकेशन पे जो बच्चे होंगे उनको भी अच्छे तरीके से पता है कि पैराग्राफ जो होता है, मैंने बोला 200 शब्दों के पैराग्राफ के लिए ऑलमोस्ट आप लोग क्या लिखें, ऑलमोस्ट 4 से 5 पैराग्राफ लिखें, जिसमें एक अच्छा सा आपका इंट्रो हो, जिसमें स्टेटस हो, कोई डेटा आप लोगों को पता हो, तो जिसके अंदर आप लोगों को कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स का भी जिक्र करना है. इसके अलावा आपको पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे भी बात करनी है, आपको वे फॉरवर्ड भी सजेस्ट करना है. और आप पूरा ऐसे लिखेंगे, बस पैराग्राफ में जरूर लिखना थॉट्स को. भाई विचार तो आपके पास है ही, आरएस की तैयारी कर रहे हो, प्री पास करके आए हो, तो विचारों की तो कमी है नहीं, बस लिखना नहीं आता है. जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, तो स्टार्ट कैसे करोगे? आप बता सकते हो कि भैया पहले रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते कौन से हैं, इनको डिफाइन कर सकते हो. ठीक है क्या? फिर फैक्ट के अंदर अगर आपको इंडिया का पता है कि भैया 2030 तक हमको जो है ये इस तरह के नॉन फॉसिल फ्यूल वाले 500 मेगावाट करने हैं, या जो भी डेटा है एग्जैक्टली वो आप लिख सकते हो, इतना टारगेट है हमारा. उसके क्या फायदे होंगे वो लिख सकते हो, किन किन सोर्सेज से मिलता है वो लिख सकते हो, गवर्नमेंट क्या कर रही है वो लिख सकते हो. फिर एआई बून और कर्स, पिछली बार कोर्स नहीं कर्स है, पिछली बार आया था एआई बून और कर्स पे कि ये एक शाप है या फिर एक वरदान है. तो ये कर्स वाला यानी शाप है या वरदान है, ये पिछली बार भी आया था. तो एआई काफी चल रहा है, इसको पढ़ना है. फिर कास्ट सेंसस, इसकी क्या आवश्यकता है और क्या इसके कंसर्न है, क्या चैलेंजेस है. तो पहले तो समझाना कास्ट सेंसस क्या है, कास्ट का सेंसस क्या है, कैसे जनगणना वगैरह होगी, क्या किसी स्टेट ने ऐसा किया है क्या. फिर उसकी जरूरत है तो क्या जरूरत है भाई, जरूरत इसलिए है कि जिन जो डिप्राइव्ड है उनके पास में सारी चीजें पहुंच जाएगी. कंसर्न क्या है, चिंताएं ये हैं कि भैया फिर लोगों में और ज्यादा जातिवाद बढ़ेगा, बहुत ज्यादा कास्टिज्म इंक्रीज होगा, पार्टीज जो है पॉलिटिकल पार्टीज का एकमात्र एजेंडा रह जाएगा कास्ट सेंसस. और ये सारी चीजें करके आपको पिरो के 4-5 पैराग्राफ में लिखना है. थॉट्स आपके हैं, बस उसको बनाना आना चाहिए, उसके लिए ट्रांसलेशन आना चाहिए, और कुछ भी नहीं है. क्लियर है क्या? चलिए, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं.